जनपदीय साहित्य की अवधारणा। जनपदीय साहित्य या लोक साहित्य का मतलब गांव के साहित्य से है। जनपद का आधुनिक अर्थ गांव और राष्ट्र के बीच की इकाई है। जनपदीय साहित्य जैसा साहित्य है जो अशिक्षित या अथवा सभ्य माने जाने वाले लोगों की स्वच्छता अभिव्यक्ति है। यह साहित्य लोगों के मनोरंजन के लिए रचा जाता है अतः जनता को उनकी परंपरा रीति रिवाज से परिचित कराने का तरीका है। सामान्य परिचय। साहित्य मौखिक ही रहा है और वह मौखिक ही चलता आ रहा है, परंतु अब शिक्षा और छपाई के प्रचार प्रसार के कारण लोक साहित्य संग्रह के रूप में उपलब्ध है। साहित्य शब्द के पूर्व लोक लगाने के बाद उनका अर्थ होगा लोक का साहित्य। लोक का अर्थ जनता जनपर्दन से किया जाता है, इसलिए लोक साहित्य का बोध ऐसे साहित्य से होता है जो जनता मर्यादा द्वारा रचा जाता है। जनपदीय साहित्य एक जन समूह द्वारा रचा जाता है। जन समूह की जो भावनाएं, रीति रिवाज, धर्म, परंपरा, व्यवहार, प्रेम, विश्वास, उत्साह, भय आदि भावनाएं होती हैं, उनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति गीत, कथा आदि के रूप में होती है। किसी एक ने एक पंक्ति बनाई तो दूसरे ने एक और पंक्ति जोड़ दी और तीसरे ने तीसरी पंक्ति जोड़ दी, गीत को आगे बढ़ा दिया। इसी प्रकार प्रवृत्ति पीढ़ियों से भी अब गीत की संशोधन परिवर्तित किया और इस प्रकार से अनेक लोगों के साहित्य से ही साहित्य प्रकाश में आया, उसे लोक साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। लोक साहित्य का अर्थ सहज लोकगीत, लोक कथाएं और लोक कहावतों के संकलन का कार्य नहीं है, बल्कि यह जो अनादि काल से अनंत काल तक मानव की जीवन यात्रा चली आ रही है, उसमें वह कहाँ उठा और कहाँ आगे बढ़ा, इसकी सब की खोज, शोध व अध्ययन का कार्य है। जनपद साहित्य की विशेषताएं। जनपद साहित्य की विशेषताओं में निम्नलिखित का उल्लेख किया जाता है। इसका रचनाकार अज्ञात होता है। यह मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संचरित होता चला जाता है। लोक साहित्य की रचना अनेक रचनाकारों के योगदान द्वारा अस्तित्व में आती है, अर्थात लोक साहित्य लोकमानस द्वारा रचित है, उन्हीं लोगों द्वारा रचित है। लोक साहित्य पश्चिमी ही किसी जनपदीय बोली में व्यक्त होता है। लोक साहित्य का कोई शास्त्र नहीं होता, अर्थात इसकी रचना का मापदंड पूर्व निर्धारित नहीं होता, बल्कि वह शास्त्रों के नियम बंधनों को स्वीकार नहीं करता। तात्पर्य है कि लोक साहित्य पर किसी प्रकार के नियम सिद्धांत लागू नहीं होते। लोक गाथा या गीतों की रचना में अलंकार, छंद आदि की कोई स्थायी योजना नहीं होती। इसका निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि जनपद वह रचना या जन अभिव्यक्ति है जिसका रचनाकार ज्ञात नहीं होता तथा यह अलिखित रूप में अपनी मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से बढ़ती रहती है, जो किसी जनपद के लोक जीवन और लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति जनपदीय बोली के माध्यम से करती है, जिसे किसी शास्त्रीय सिद्धांतों का बंधन स्वीकार नहीं और जो सहज स्वतः संपूर्ण स्फूर्त जनमानस की अभिभूतियों को व्यक्त करती है। इसी अर्थ में किसी भाषा के विषय साहित्य से वह भिन्न होते हैं, क्योंकि शिष्ट साहित्य की रचना लिखित रूप में होती है और इसका रचनाकार ज्ञात होता है। जनपदीय साहित्य के विविध रूप। लोक साहित्य के कई रूप हैं। लोकगीत, लोकगाथाएं, लोक नाटक, लोक कथाएं, लोकोक्तियां एवं पहेलियां। इनकी विशेषताएं कथ्य एवं कला लगभग समान रूप से प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। विभिन्नताएं कम हैं, इसलिए इसका विश्लेषण करते समय ज़्यादातर एक रेखता एवं दोहराव दिखाई पड़ता है।
है। लोकगीत लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र है। जिस दूसरे शब्दों में कहें तो लोकगीत संस्कृति की सीधी अभिव्यक्ति है। इनके माध्यम से बिना किसी बनावट के लोगों की भावनाएं व्यक्त होती हैं। यह लयबद्ध और मधुर होती हैं। लोकगीत के भी कई रूप हैं। लयबद्ध छोटी व मधुर होती हैं। लोकगीत के भी कई रूप होते हैं, जैसे ऋतु संबंधी गीत, व्रत संबंधी गीत, संस्कार संबंधी गीत और श्रम संबंधी गीत। ऋतु संबंधी गीत जैसे प्रत्येक अनुष्ठान से संबंधित गीत होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक ऋतु से भी संबंधित लोकगीत होते हैं। जैसे सावन के गीत कजरी, चोट के गीत चैता, फागुन के गीत फगुआ। व्रत संबंधी गीत किसी खास व्रत या उत्सव पर गाए जाने वाले गीत, जैसे तीज का गीत, रक्षाबंधन का गीत। संस्कार गीत संस्कार का अर्थ है वह अक्सर जो किसी व्यक्ति के जीवन काल में एक ही बार आता हो। उदाहरण जन्म के समय गाए जाने वाले गीत, छठी का गीत या विवाह गीत आदि। श्रम गीत लोगों का संबंध मनुष्य के कामों और उनकी गीतों से भी रहता है। चक्की पीसते समय, खेतों के काम करते समय आदि अवसरों पर कोई न कोई गीत गाए जाते हैं। लोक गाथा एक बड़ी रचना होती है। इसमें अनेक भाव होते हैं। यहाँ एक लंबी कहानी होती है जिसमें सारे रस भाव आ जाते हैं, जैसे वीर रस, कौतुक, श्रृंगार आदि। मनोरंजन और शिक्षा इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसमें यादों और अनुभवों का संक्षिप्त कोश होता है। इसमें वर्णित विस्तृत रूप से होता है। यह कई घंटों से लेकर कई रातों तक की होती हैं। विस्तार ही इनको बड़ा बनाती है। दिन वाली और व्रत वाली लोक गाथाएँ छोटी अथवा गद्य में होती हैं। वहीं दूसरी ओर मूल गाथाओं में घटनाएँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए वह विस्तृत रूप में होती हैं। लोक गाथा करने से पहले ईश्वर की आराधना की जाती है। एक प्रकार की भूमिका बनाते हैं, फिर गाथा शुरू होती है। उदाहरण सोरठी ब्रजभार उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला वीर गाथाएँ, प्रेम गाथाएँ और अन्य गाथाएँ। वीर गाथाएँ जिन गाथाओं में किसी सूरवीर के पराक्रम अथवा शौर्य की चर्चा होती है। उदाहरण के लिए अल्लाह वीरता प्रधान लोक गाथाएँ अतिशयोक्ति से परिपूर्ण भी होती हैं। प्रेम गाथाएँ इसमें प्रेम रस का मधुर सामंजस्य देखने को मिलता है। इसका प्रधान रस श्रृंगार होता है। अन्य गाथाएँ इस प्रकार की गाथाओं में चमत्कार, जादू टोने एवं अद्भुत घटनाओं का चित्रण किया जाता है। उदाहरण के लिए लोरी की लोकनाट्य में लोकगीत और लोकगाथाओं के साथ साथ अभिनय कला भी शामिल हो जाती है। इसके द्वारा सामूहिक भावना का विकास होता है। एक साथ एकाधिक अभिनेता काम करते हैं। हर इलाके का अलग लोकनाट्य होता है। उदाहरण के लिए गबरी राजस्थान और स्वांग हरियाणा का। लोकनाट्य को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला नृत्य प्रधान, जिसमें कि अनेक प्रकार के नृत्य आते हैं। कथा प्रधान, जिसमें कथाओं का वाक्य होता है। लोकोक्तियाँ और मुहावरे। लोकोक्तियाँ 2 शब्दों से मिलकर बना है। लोक साधारण लोग और उक्ति बात। संवाद में लोकोक्तियों और मुहावरों का बहुतायत से प्रयोग मिलता है। बहुत सारा अनुभव समाया होता है सिर्फ 1 या 2 पंक्ति में। ये लोग अनुभव के ज्ञानकोश हैं। मुहावरे छोटे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्तियाँ और मुहावरे समाज शैली में बने होते हैं। वे थोड़े में अधिक कहते हैं, किंतु इनकी भाषा सरल सहज बोधगम्य होती है। कुछ लोकोक्तियाँ के उदाहरण निम्नलिखित हैं।
ना नीमन गीता गाइब, ना मुहावो मों जाइब। दूसरा, जो पुरुषा पुरवाई पावो, सुखी नदिया नाव चलावो।